Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 14 of compiler construction. But as per our routine, before starting today's lecture, let's see some overview of previous lectures. Last lecture में हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन को NFA में कन्वर्ट किया था. उस में हमने चेक किया था कि अभी हम एक आरई को किस तरह किन स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और देन हम उसको एक एनएफए में कन्वर्ट कर देते हैं. सो इनपुट जो थी उस एल्गोरिथम की दैट इज एन एक्सप्रेशन आर मीन्स एन रेगुलर एक्सप्रेशन, और किसी खास अल्फाबेट्स के ऊपर ही ये रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेट करता है, जो कि हमारे केस में थे जो हमने एग्जांपल ली थी. उस एग्जांपल में ये सिर्फ 2 अल्फाबेट थे. इसकी आउटपुट क्या होगी? ऑब्वियसली एक एनएफए जो कि एक्सेप्ट कर रहा होगा सेम लैंग्वेज ऑफ जो रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रहा होगा. द मेथड इज कि वो स्टार्ट बाय पार्सिंग आर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब एक्सप्रेशन. तो हम सबसे पहला क्या काम करते थे कि हमने जो एग्जांपल देखी उसके अंदर इस चीज की हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी देखी कि हम उसको सब एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर देते थे उस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को. देन वी अप्लाई फर्स्ट बेसिस रूल फॉर हैंडलिंग सब एक्सप्रेशन विद नो ऑपरेटर्स. जिस सब एक्सप्रेशन में कोई भी ऑपरेटर इन्वॉल्व नहीं था. 2 तरह के इसमें सब एक्सप्रेशन थे, इंक्लूडिंग नल एंड एनी सिंगल अल्फाबेट जिसके साथ कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं था. देन फॉर ऑल अदर एक्सप्रेशंस वी यूज द इंडक्टिव रूल कि हमने बाकी तमाम एक्सप्रेशंस के लिए जो जिसमें ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हों उनके लिए हम क्या करते थे? इंडक्टिव रूल अप्लाई करते थे उसके ऊपर. तो अगर हमारा एक्सप्रेशन सिर्फ नल होता तो हम उसको इस तरह के एनएफए में जो एक सब्स्टिट्यूट एनएफए है जो कि एक पार्ट है कंप्लीट एनएफए का उसमें कन्वर्ट कर देते थे. सिंपल इसमें 2 स्टेट्स इन्वॉल्व होती थी, फर्स्ट स्टेट इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, और जो नल है उसको हम लेबल कर देते थे जो हमारा है एज इज लेबल्ड बाय नल. देन अगर सब एक्सप्रेशन कोई एक ऑपरेंड टाइप की होती, ऑपरेंड को हम यानी एक सिंगल अल्फाबेट होती जो कि इससे बिलोंग कर रहे होते जिसके ऊपर हम ये लैंग्वेज को चेक कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमारा सिनेरियो सेम था. सिर्फ जो एज था वो हम उस प्रॉपर अल्फाबेट से रिप्लेस कर देते या उसको लेबल ये दे देते इस एज को. और इसके अंदर हमने जो चीज स्टडी की इसके अंदर भी सेम 2 स्टेट्स ये 2 स्टेट्स हमने खुद से इसके अंदर इन्वॉल्व की हैं, फर्स्ट स्टेट और एक फाइनल स्टेट, स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट, और उसका जो एज है वो हमारा सिंगल अल्फाबेट है. जब हमने मूव टू इंडक्शन स्टेप में अगर हमारा जो ऑपरेटर इन्वॉल्व है इन एनी ऑफ 2 एक्सप्रेशंस, यूनियन ऑपरेटर, तो अगर यूनियन ऑपरेटर है तो उसको हमने उसका एनएफए हमने कुछ इस तरह कंप्यूट करना था. फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास NFA 1 है जो कि NST से हमने रिप्रेजेंट किया, और ये NFA 2 है जो कि NT से हमने इसको रिप्रेजेंट किया. ये 2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थे. अब हमने इन दोनों की यूनियन को कैलकुलेट करने के लिए, इन दोनों को ऑरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक नई स्टार्ट स्टेट एज यूजुअल जिससे हमने बेसिस स्टेप में ली, और एक नई स्टार्ट स्टेट हम फाइनल स्टेट हम लेंगे जिस तरह हमने बेसिस स्टेप में ली थी. लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे? इस नई स्टार्ट से एक नल ट्रांजिशन पहले रेगुलर एक्सप्रेशन की स्टार्ट स्टेट पे, और सिमिलरली ये भी स्टार्ट स्टेट थी लेकिन ये सेकंड रेगुलर उस पे एक नल ट्रांजिशन. एंड फ्रॉम फाइनल स्टेट्स दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट एनएफए जो कि ऑपरेटर के लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है, और दिस इज आल्सो फाइनल स्टेट
जो कि ऑपरेटर के राइट साइड पर जो ऑपरेंड है, मींस का जो सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन है उसकी फाइनल स्टेट से एक नल ट्रांजिशन हम जो नई फाइनल स्टेट पे, यानी इससे एक नल ट्रांजिशन भी जो नई फाइनल स्टेट पे। तो अब जो हमारे पास NFA बना वो NFA यूनियन हो गया पिछली दो NFAs का। सेकंड इंडक्टिव स्टेप का जो केस था उसके अंदर हमारे पास जो ऑपरेटर है दैट इज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर के अंदर हम क्या कहते हैं कि दीज आर आवर, ये हमारी पहली जो NFA है सब एक्सप्रेशन की, और ये हमारी सेकंड सब एक्सप्रेशन है NFA है सेकंड सब एक्सप्रेशन की, विच इज S and it is D. It is the start state of first NFA और लेफ्ट साइड जो है ऑपरेंड की उसकी जो स्टार्ट स्टेट है कि ये फर्स्ट NFA है या जो लेफ्ट साइड पे जो NFA बाद एक की, उसकी स्टार्ट स्टेट को हम ओवरऑल NFA की स्टार्ट स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। और जो लास्ट NFA है जो ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड है जो राइट ऑपरेंड है उसी ऑपरेटर का, उसकी फाइनल स्टेट को हम ओवरऑल NFA जो इस रूल के अप्लाई करने के बाद बनेगा उस NFA की फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। और इन दोनों की फर्स्ट NFA की लास्ट स्टेट और सेकंड NFA की फर्स्ट स्टेट, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। मींस के पहले की ये फाइनल स्टेट होगी जो ऑपरेंड राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, और जो ऑपरेंड राइट साइड पे उसकी ये फर्स्ट स्टेट होगी। इन दोनों को मर्ज करके एक स्टेट बना देते हैं। तो इस सिनेरियो में जो हमारे पास NFA बनेगा वो वही लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा होगा जो L ऑफ R की है, और जो हमारा NFA बनेगा वो सेम लैंग्वेज इन दोनों की कॉन्कैटिनेशन से जनरेट होगी। देन द थर्ड ऑपरेटर विच इज स्टेरिक, के स्टेरिक को जो क्लीन क्लोजर को किसी भी NFA का क्लीन क्लोजर लेने के लिए हम क्या करते हैं, इट्स वेरी सिंपल कि दिस इज आवर ओरिजिनल NFA जो कि NS से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल में हम S अल्फाबेट यूज कर रहे हैं और कोई भी स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन की, इसकी लास्ट स्टेट से फर्स्ट स्टेट तक एक नल ट्रांजिशन, एक नल का एज हमने मार्क कर देना। देन सिमिलरली जो हमने बेसिक स्टेप में क्या करते थे कि दो स्टेट्स लेंगे, फर्स्ट स्टार्ट स्टेट और एक फाइनल स्टेट, डबल सर्कल इसको फाइनल शो कर रहा है, फाइनल स्टेट। स्टार्ट स्टेट से एक एज ले जाएंगे हम फाइनल स्टेट पे जो कि नल ट्रांजिशन पे होगा। मीन्स हमने सिर्फ तीन काम किए, दो स्टेट्स डिफाइन की फर्स्ट एंड लास्ट, और उनसे एक एज ले गए नल का लास्ट के ऊपर, एक एज ले गए जो एग्जिस्टिंग NFA था उसके फर्स्ट पे, और उसके फाइनल से एक ट्रांजिशन ले गए नल ट्रांजिशन फाइनल के ऊपर। तो तीन एज हमने इसमें यूज किए नई स्टेट के साथ, और एक एज हमने यूज किया पुरानी स्टेट्स के साथ, यानी कि जो आपस में पुरानी स्टेट के साथ इसको इंटरलिंक कर दिया। तीन एज जो है न्यू स्टेट से हमने जो है वो उनके लिए यूज किया, और दो न्यू स्टेट्स हमने इसमें डाल दी। तो ये जो नया NFA बनेगा ये सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा होगा जो एस स्टेरिक की होगी, यानी कि जो भी लैंग्वेज है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो एस्टेरिक को बिलोंग कर रहा होगा वो अब इस नए को बिलोंग करना शुरू, इसको NFA ये बन जाएगा। So the algorithms that have been used to implement and optimize pattern matchers construct from regular expressions. Then हमने कुछ algorithms को last time discuss किया था कि हम इनको study करेंगे। First algorithm is used in a Lex compiler because it constructs a DFA directly from a RE without constructing an intermediate NFA. The resulting DFA also may have fewer states, तो इसके अंदर हम पॉसिबली हो सकता है चेक करेंगे कि किस तरह हमने एग्जिस्टिंग स्टेट्स को कम करके फ्यूर स्टेट्स पे लेके जाना है। सेकेंड एल्गोरिथम क्या करता है कि ये किसी भी DFA की स्टेट्स को मिनिमाइज करता है। और किस तरह करता है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? इसकी स्ट्रेटेजी जो इसको जो एब्स्ट्रैक्ट है वो ये है कि जो
उन स्टेट्स को मर्ज कर देता है जो सिमिलर बिहेवियर शो कर रही हो। अब वो स्टेट्स कौन सी है उसका एक पूरा प्रोसीजर है, वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर की कंटिन्यूटी में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें चेक करेंगे। लेकिन मेथड यही है कि वो सिमिलर बिहेवियर स्टेट्स को मर्ज करके एक स्टेट बना देता है। तो ऑब्वियसली जब दो स्टेट्स मर्ज होकर एक बनेंगी तो ओवरऑल जो स्टेट्स होंगी वो मिनिमाइज हो जाएंगी उस एल्गोरिथम की। इस एल्गोरिथम का जो कम्प्लेक्सिटी है वो बिग एन OLN है। द थर्ड एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस नो मोर कम्पैक्ट रिप्रेजेंट। इस थर्ड में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक नई रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ट्रांजैक्शन टेबल्स की, जिसको हम 2 डायमेंशनल टेबल कहते हैं। तो इसमें एज सच कोई एल्गोरिथम हम नहीं स्टडी करेंगे, सिर्फ मेथोडोलॉजी स्टडी करेंगे कि क्या हम चेक कर सकते हैं, क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी जो ट्रांजिशन टेबल को सिंपल एक 2 डायमेंशनल टेबल में कन्वर्ट कर देगी। अ स्टेट ऑफ एन NFA कैन बी डिक्लेयर्ड एज इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने स्टडी की थी कि हमने सबसे पहले उन स्टेट्स को देखेंगे कन्वर्जन से पहले कि वो नॉन इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट स्टेट्स को अलग करेंगे। उसकी क्या स्ट्रेटेजी, NFA has only one accepting state but this state having no out transition is not an important state। कि उन ट्रांजिशंस को हम इम्पोर्टेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे जिसकी कोई आउट ट्रांजिशन ना हो, पहली चीज। देन इसमें एक प्रॉब्लम हमारे पास आया था कि मोस्ट केसेस में फाइनल स्टेट से कोई स्टेट जो है वो आउट, कोई ट्रांजिशन जो है वो आउट नहीं हो रही होती। तो उसको कोप करने के लिए फाइनल स्टेट जरूरी है, उसको तो हमने हर सूरत मर्ज करना है, उसको तो हमने हर सूरत इंक्लूड रखना है अपनी मिनिमाइजिंग के दौरान। तो अगर फाइनल स्टेट नहीं होगी तो वो ऑब्वियसली लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो सकेगी। उसका सोल्यूशन ये हमने निकाला कि अगर किसी फाइनल स्टेट से कोई स्टेट आउट नहीं हो रही, कोई ट्रांजिशन आउट नहीं हो रही और वो किसी और स्टेट पे या उसी स्टेट पे वापस नहीं आ रहा, तो हम एक यूनिक एंड मार्कर हैश टैग जिसको कहते हैं हैश साइन वो यूज करेंगे। वी गिव द एक्सेप्टिंग स्टेट आर अ ट्रांजिशन ऑन हैश। तो हम एक हैश की ट्रांजिशन दे देंगे एक्सेप्टिंग स्टेट से। तो जब उससे एक ट्रांजिशन आउट हो जाएगी तो हम ऑब्वियसली अपनी स्ट्रेटेजी के तहत उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे। So the important states of the NFA correspond directly to the positions in the RE that hold symbols of the alphabet। ये एक नया अल्फाबेट उसमें इंक्लूड होगा जो कि हमें पता है कि हमने सिर्फ एंड मार्कर के तौर पे यूज किया। तो ये हमारा सिंटैक्स ट्री है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री इसलिए वैसे कहते हैं कि इसके जो इंटीरियर नोड्स हैं दैट आर ऑल ऑपरेटर्स, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ट्री इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। इसमें जो एक नई चीज हमने इंक्लूड की थी दैट इज हैश साइन। अब जो के साथ हैश टाइम हो गया है इंक्लूड हैश टैग जो हमने या हैश साइन जो उसमें इंक्लूड कर दिया, उसका मकसद ये था कि जो फाइनल स्टेट थी उससे एक ट्रांजिशन उसी स्टेट के ऊपर हैश टैग के साथ चली जाए। नाउ विल स्टार्ट टुडेज लेसन। सो लेट्स सी द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट स्टेट्स को थोड़ा सॉर्ट आउट किया था। आज हम फंक्शंस उनको देखेंगे जो कंप्यूट करेंगे फ्रॉम द सिंटैक्स ट्री किन चीजों को, नलेबल को, फर्स्ट पोजीशंस को, लास्ट पोजीशंस को एंड देन ऑब्वियसली फॉर फॉलो अप्स। इसके साथ साथ आज हम जो आखिर में देखेंगे दैट इज एन कन्वर्जन ऑफ एन RE टू ए FA डायरेक्टली, कि RE से FA की जो कन्वर्जन है, जो डायरेक्ट कन्वर्जन है विदाउट इन्वॉल्विंग NFA। क्योंकि जो लास्ट हम देखते आए हैं या जो लास्ट हमने प्रैक्टिस की दैट इज RE टू NFA एंड देन NFA टू DFA। सबसे पहले हम NFA की DA की कन्वर्जन देखी, देन हमने लास्ट लेक्चर में RE से NFA की कन्वर्जन देखी जिसको आज हमने थोड़ा सा समराइज भी किया। तो आज हम देखेंगे RE से एट द एंड RE से DFA की कन्वर्जन जो कि डायरेक्ट कन्वर्जन होगी जिसमें NFA इन्वॉल्व नहीं होगा। To construct a DFA directly from a regular expression, we construct its syntax tree and then compute 4 functions। तो हम DFA को डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट करने के लिए फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन हमें सबसे पहले एक सिंटैक्स ट्री की जरूरत होगी जो हमें क्या कैलकुलेट करने में मदद करेगा, जो हमें कंप्यूट करने में मदद करेगा। ये फॉलोइंग 4 फंक्शंस। फर्स्ट इज
nullable, second is last position, second is first position, third is last positions, and fourth one computes follow positions for us. पहला क्या है? nullable. Nullable is a true for syntax tree node if and only if the sub expression represented by n has null in its edges. यानी कि एक ऐसे नोड के बारे में हम कहेंगे कि इट इज nullable. अच्छा, इसमें हमने डिसाइड ये करना है इस फंक्शन के अंदर कि आइदर नोड n इज nullable और नॉट. बस इसमें हमने ये चीज कैलकुलेट करनी है. तो इसका मेथड क्या है? इसमें हम उन चीजों को, उन नोड्स को nullable कहेंगे जिसके चाइल्ड्स में या कोई इसके सब एक्सप्रेशन में नल आ रहा हो या कैलकुलेट होकर उसमें नल आ रहा हो. So that is the sub expression can be made null or the empty string even though there may be other strings it can represents as well. यानी कि ये एक ऑप्शन है उसमें जिसको हमने चेक करना है कि आइदर इसके सब एक्सप्रेशन से, इस नोड के सब एक्सप्रेशन से नल जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर हो रहा है तो हम उसको nullable डिक्लेयर कर देंगे, बेशक उसके अलावा उसमें से और भी चीजें जनरेट हो रही हों. First position is the set of positions in the subtree rooted at n that correspond to the first symbol of at least one string in the language of the sub expression rooted at n. थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको हम मजीद एलैबोरेट करेंगे जब हम एक्चुअली फर्स्ट पोजीशन कैलकुलेट कर रहे होंगे. लेकिन बेसिकली फर्स्ट पोजीशन इज द सेट ऑफ पोजीशंस. किसी भी नोड की यानी कि फर्स्ट पोजीशन वो होगी जो सेट ज्यादा भी हो सकती हैं, जो कि उसके सब ट्री रूटेड एट एन दैट कॉरस्पॉन्ड, जो उसके फर्स्ट सिंबल को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है. लेकिन इसको हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें पता लगेगा हम फर्स्ट पोजीशन किसको कह रहे हैं. सिमिलरली लास्ट पोजीशन इज द सेट ऑफ पोजीशंस इन द सब ट्री रूटेड एट एन दैट कॉरस्पॉन्ड टू द लास्ट सिंबल. इसमें फर्स्ट पोजीशन और लास्ट में यही है कि ये फर्स्ट सिंबल को हम जो सब एक्सप्रेशन में होंगे उसको लेंगे, इसमें जो लास्ट सिंबल्स होंगे उसको लेंगे. फॉलो पोजीशंस फॉर अ p इज द सेट ऑफ पोजीशंस q इन द एंटायर सिंटैक्स ट्री सच दैट देयर इज सम स्ट्रिंग x. इस टाइप की अगर कोई स्ट्रिंग है, इट इज x इज इक्वल टू कि इन लैंग्वेज, ऑब्वियसली अगर हम इसकी बात कर रहे हैं लैंग्वेज और हैशटैग को हमने एट द एंड इंक्लूड किया हुआ खुद से, सच दैट फॉर सम आई देयर इज अ वे, यानी कि किसी भी एक एलिमेंट के लिए अगर हमारे पास पाथ हो बाय मैचिंग ए आई टू अ पोजीशन p ऑफ द सिंटैक्स ट्री एट ai+1, यानी कि किसी भी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक अगर कोई मैचिंग पोजीशन हमारे पास आ जाए तो दैट इज नोन एज फॉलो पोजीशन, और वो उसके पाथ में इंक्लूड हो. अब हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन की मदद से, इस एग्जांपल की मदद से, फिर हमें थोड़ा सा ये क्लियर होगा कि एग्जैक्टली ये क्या चीज थी. तो फर्स्ट थिंग जो हमने देखी थी, जो कैलकुलेट करनी थी, दैट इज nullable. हम एक ट्री सपोज कर रहे हैं, सिंटैक्स एब्सोल्यूट सिंटैक्स ट्री, इस एक्सप्रेशन के लिए दैट इज a और b का स्टैटिक क्लीन क्लोजर एंड देन एट द एंड a. तो हमारे पास ये एग्जैक्टली सेम इसका ट्री है. इसका हम nullable n कैलकुलेट करेंगे इस नोड के लिए, which is the first concatenation node. It generates all strings of A's and B's ending in A and it does not generate null. तो इसके अंदर से हम देखते हैं कि जो हमारे पास कोई भी चीज है कि ये A's की राइट साइड से तो हमें A's मिलेगा ही मिलेगा, इसमें नल की कोई गुंजाइश नहीं है, और लेफ्ट साइड से ये हमारे पास A's और B's का कॉम्बिनेशन और नल भी हो सकता है. लेकिन राइट साइड पे हमारे पास हमेशा जो है वो A जनरेट होगा. तो इस नोड के सब एक्सप्रेशन में, किसी एक सब एक्सप्रेशन में नल है लेकिन दूसरे में नहीं, अगर दोनों से नल जनरेट हो रहा होता किसी भी तरीके से, तो तब हम इसको nullable डिक्लेयर करते. अब चूंकि हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट एक A आ गया है जो कि राइट साइड से आया है, लेकिन इसमें हमारे पास नल की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट जो भी होगा उसके एंड पे A लाजमी होगा. तो दैट्स व्हाई हम इसको nullable डिक्लेयर नहीं करते. अगर सपोज करें इसके यहाँ पे भी स्टैटिक होता और इसी तरह यहाँ पे कोई
हो रहा होता है तो यहाँ से फिर नल जनरेट हो सकता था और यहाँ पे फिर ये नलेबल उसको हमने डिक्लेयर कर देना था। सिंपल, ये जरूरी नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन होता, स्टेरिक होता और यहाँ पे ए आ रहा होता। सिंपल अगर हम इसको इतना भी कंसीडर करें था ए, तो तब भी ये नल होता और इसको यहाँ पे हम नलेबल डिक्लेयर कर देते। लेकिन अभी चूंकि करंट सिनेरियो में हमारे पास कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है कि हम इस नोड के लिए ओवरऑल नल जनरेट कर सकें। लेफ्ट साइड से तो हमें नल मिल सकता है, लेकिन राइट साइड से हमें नल नहीं मिल सकता। यहां से हर सूरत ए ही मिलेगा। सो इट्स नॉलेबल फॉर एन इज फॉल्स। ये हमने नॉलेबल कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसकी फर्स्ट पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह कि हमने सेकंड फंक्शन देखा, जो फर्स्ट पोजीशन थी उसको कैलकुलेट करेंगे कि जी फर्स्ट पोजीशन क्या है। अब हमने इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हम ए एक स्ट्रिंग है। अब इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या है कि जब हमने ए कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम चूंकि यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये हमें एक ए यहां से मिलेगा हर सूरत। एक ए चूंकि हमें यहां से मिलेगा तो इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है, जो इसका इंडेक्स नंबर है विच इज 1, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन 1 होगी। लेट्स सपोज अगर कोई और स्ट्रिंग है विच इज बी ए, अगर हमने बी ए जनरेट करना है तो इसकी फर्स्ट हम स्टैटिक से आएंगे, यहां से हम देखेंगे बी ऑरिंग हो रही है तो हम यहां से बी को ले लेंगे। तो इस केस में, इस स्ट्रिंग के केस में हमारे पास फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, 2। तो पहली फर्स्ट पोजीशन हमारे पास 1, सेकंड फर्स्ट पोजीशन हमारे पास 2। अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग आ जाए जिसमें हमारे पास बी ट्रिपल डबल ए है, या सॉरी अगर हम इसको ट्रिपल ए कर लें तो बी ट्रिपल ए है। अब इस केस में हम इस पे आएंगे और सबसे पहले बी, यानी कि इस केस में भी हमारी फर्स्ट पोजीशन बी, देन हमें ए चाहिए होगा तो यहां से, क्योंकि ये स्टैटिक है रिपीट हो रहा है, देन अगेन ए और देन लास्ट ए हम यहां से लेंगे। यानी कि इसमें पहली पोजीशन यूज, दूसरी पोजीशन यूज हुई इस केस में, बी के केस में ए पहली से, फिर पहली से और ये तीसरी से। तो ये हमारी इसमें बनी। अब अगर मैं एक और स्ट्रिंग सपोज करूं दैट इज, अब इसमें फर्स्ट पोजीशन थी 2, इस केस में फर्स्ट पोजीशन थी 1 एंड देन 3, इस केस में फर्स्ट पोजीशन थी 1 इन दो एग्जांपल्स में। तीसरी एग्जांपल मैंने ली थी जो दरमियान में, दैट इज बी ए। बी ए के केस में मेरे पास ये पोजीशन थी, इसमें भी मेरे पास जो फर्स्ट पोजीशन थी दैट इज, जो फर्स्ट पे आ रही है दैट इज फर्स्ट पोजीशन, वो है जिसको सबसे पहले हम ट्रेवर्स करते हैं, जहां से सबसे पहले आउटपुट में वो चीज इंक्लूड करते हैं जिस भी नोड से, दैट नोड इज आवर फर्स्ट पोजीशन 2। अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ ए है। अब मैंने इस ट्री में से इसको इस तरीके से पार्स करना है कि मेरे पास सिर्फ ए है, तो यहां से मैं नल लूंगा और यहां से मैं ए ले लूंगा, क्योंकि अगर मैंने यहां से ए ले लिया तो मैं यहां से भी ए, क्योंकि यहां से तो हर सूरत ए जाना ही जाना है, यहां से ए ले लिया तो ये ए यहां पे आया और ये ए यहां पे आ गया, तो यहां पे मेरे पास डबल ए हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्योंकि मुझे जनरेट करवाना सिर्फ सिंगल है, तो मैं इसको नहीं लूंगा, यहां से नल जनरेट करवाऊंगा, यहां से नल और ए, नल एंड ए इज इक्वल टू ए। तो इस सूरत में मेरी फर्स्ट पोजीशन जो होगी वो 3 हो गई। तो ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर नोड एन, दिस इज नोड एन, ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन जो कैलकुलेट है उसमें मेरे पास जो चीजें इन्वॉल्व होंगे, अब जितने मैंने सर्कल किए हैं ये फर्स्ट पोजीशन, उसको मैं यहां लिख लेता हूं 1 2 अगेन 2 एंड 3। तो जब हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे इन चीजों को, तो इसमें से जो रेपिटेशंस है वो खत्म हो जाएंगे। सो 1 2 एंड 3, ये 3 तो मैंने, ये 3 नोड्स तो मैंने जो फॉलो पोजीशंस हैं वो तो उस सिनेरियो में कैलकुलेट किए हैं जिसमें मैंने ये 4 एग्जांपल्स यूज किए हैं, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन इस ट्री को देख के मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि कोई भी एग्जांपल, जो कोई भी आप स्ट्रिंग ले सकते हैं जो कि इस ट्री से जनरेट हो जाए, यानी कि एंडिंग विद ए हो, तो वो हम उनकी फर्स्ट पोजीशंस हमेशा ही ये होंगी, आगे सिर्फ रेपिटेशन होगी, किसी में फर्स्ट पोजीशन 1 होगी, किसी में 2 होगी, किसी में 3 होगी। 1 उसमें होगी जिसमें स्टार्टिंग पे एक से ज्यादा एज हो,
और थर्ड जो है वो फर्स्ट पोजीशन हमेशा उसी वक्त होगी जब ओनली सिंगल ए हो, और सेकंड पोजीशन उस वक्त होगी जब स्टार्ट बी से हो रहा हो। इसके अलावा हमारे पास आगे जितनी भी एग्जांपल इससे हम जनरेट कर लें, तो ओवरऑल जो फर्स्ट पोजीशंस कैलकुलेट हुई दैट इज 1 2 3, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका हमने इसको यहां से देख लिया। देन लास्ट पोजीशन ऑफ एन, लास्ट पोजीशन वो होती है, दिस इज एन इन आवर सिनेरियो, लास्ट पोजीशन वो होती है जो भी इनपुट स्ट्रिंग हो, जो भी स्ट्रिंग जनरेट हो रही हो इस हमारे ट्री के नतीजे में, वो उसकी लास्ट जो करेक्टर होगा दैट इज नोन एज लास्ट इनपुट स्ट्रिंग फॉर दैट पर्टिकुलर नोड। यानी ये अगर मैं, क्योंकि ये तो हैशटैग है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये हमने खुद से इंसर्ट किया, इसको हम अगर इसको इंक्लूड करें तो हमारी जो लास्ट पोजीशन होगी वो हैश होगी, लेकिन चूंकि इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ये हमने खुद से एम्बेड किया सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट को इंपॉर्टेंट डिक्लेयर करने के लिए, दैट्स व्हाई इट्स नॉट बॉदरिंग अस हियर। अगर मैं कंसिडर करूं दिस इज आवर नोड, तो इस नोड के नीचे पूरा आर ही चल रहा है, क्योंकि हमने जो एग्जांपल आर ही लिया था दैट इज एंडिंग विद ए। अगर हम आर ई में ए की साथ हैशटैग एंड कर देते तो फिर हमने इसको बॉदर करना था। एन से इस नोड से अब हमने इस नोड पोजीशन की हमने लास्ट पोजीशन कैलकुलेट करनी है। सो आवर डेफिनेशन इज for no matter what string is, the last position will always be 3 because of ending node A। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब यहां से हम कुछ भी जनरेट कर लें, लेट्स सपोज ए बी बी ए, ये मैंने यहां से जनरेट किया इस डायरेक्ट से, लेकिन एट द एंड मेरे पास हमेशा एक ए यहां से आके इंक्लूड हो जाएगा, तो इस नोड की जो लास्ट पोजीशन होगी वो हमेशा ही ए होगी, 3 होगी, क्योंकि इस पोजीशन का इंडेक्स 3 है, तो दैट is and that will always 3. Now we'll see follow-ups. So follow-up positions are bit trickier to compute. So we'll see a proper mechanism. इसके लिए हम फिर एक proper mechanism देखेंगे next में कि ये क्या, ये इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं होती जिस तरह हमने last positions को and including first positions को और nullables को declare किया। Nullable first positions and last positions can be computed by a straightforward recursion on the height of the tree। अब इसका जो प्रॉपर मैकेनिज्म उसको भी देख लें, एग्जांपल्स को तो हमने देख लिया कि किस तरह हमने इसको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल अ लीफ लेबल्ड नल, इसका नल लेबल ट्रू होगा, यानी कि कैसा लीफ जिसको नल से लेबल किया हुआ है दैट इज उसका नल लेबल ट्रू होगा, और उसकी फर्स्ट पोजीशन एम्प्टी होगी, यानी कि कोई फर्स्ट पोजीशन नहीं होगी। अ लीफ विद पोजीशन आई, उसका नलेबल फॉल्स होगा और उसकी फर्स्ट पोजीशन आई खुद होगा। मींस फॉर एग्जांपल अगर हम इसी ट्री की बात करें तो ये एक लीव नोड है, इसका नलेबल फॉल्स है, जैसे यहां पे उसने बताया इसका नलेबल फॉल्स है, और इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है दैट इज ये नोड इटसेल्फ। इस नोड की लास्ट पोजीशन भी ये खुद ही होगा, क्योंकि यही फर्स्ट पे है, एक ही है, यही लास्ट पे है। लास्ट पोजीशन को वैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यही इसका फर्स्ट पोजीशन है और यही इसकी लास्ट पोजीशन है। देन थर्ड सिनेरियो कि अगर ऐसा नोड है जिसके सब एक्सप्रेशन दोनों चाइल्ड जो हैं वो यूनियन हो रहे हों या ऑरिंग उनमें हो रही हो। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा नोड है जिसके दो चाइल्ड जो हैं वो यूनियन हो रहे हैं, तो इस केस में नलेबल C1 और नलेबल C2, अगर नलेबल C1 होगा तो इसको हम नलेबल C2 कह देंगे, C1 कह देंगे, यानी कि इसमें इनमें से कोई एक भी अगर नलेबल हो तो तब हम इसको नलेबल कहेंगे इस केस में। और इनके लेकिन इसमें इस सिनेरियो में इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास कोई भी नलेबल नहीं है, ये भी एक अल्फाबेट है और ये भी एक अल्फाबेट है विच आर नॉट नलेबल, जो कि नल नहीं है, तो इस केस में इसका नलेबल फॉल्स है। देन फर्स्ट पोजीशन जो है इस नोड की वो होगी जो चाइल्ड 1 की फर्स्ट पोजीशन एंड यूनियन चाइल्ड 2 की फर्स्ट पोजीशन। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल के अंदर
फर्स्ट 1 की जो चाइल्ड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है दैट इज 1, और सेकंड C1 की जो फर्स्ट पोजीशन है दैट इज 1, और C2 की फर्स्ट पोजीशन जो है दैट इज 2। तो इस केस में जो इसकी फर्स्ट पोजीशन होगी दैट इज 1 एंड 2, क्योंकि इन दोनों को हम यूनियन ले लेंगे। देन हम बात करते हैं कैट नोड की, यानी कि ऐसी नोड जो कॉन्कैटिनेट हो रहा है। कॉन्कैटिनेट में अगर दोनों नल एबल होंगे तो तब हम उसको नल एबल कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें चूंकि हमारे पास चाइल्ड ही एक है, तो अगर ये चाइल्ड नलेबल होगा तो हम इसको नलेबल कहेंगे। इस केस में ये नलेबल हो सकता है कि हम इसको यहां से ना ए लें ना बी लें, सिंपल नल रिटर्न कर दें क्योंकि ये स्टैरिक है, तो ये नलेबल है हमारे पास। इस अगर हम कॉन्कैटिनेशन को देख रहे थे, कॉन्कैटिनेशन के अंदर हमने देखा ये नलेबल है और ये नलेबल नहीं है, तो ये हमारे पास नलेबल नहीं होगा, जिस तरह हमने यहां पे डिसाइड किया कि इसका नलेबल फॉल्स है कॉन्कैटिनेशन नोट के अंदर। इसकी फर्स्ट पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉन्कैटिनेशन के अंदर, कि अगर नलेबल C1 है, यानी कि अगर C1 नलेबल है, इट इज ट्रू, इसमें ये नलेबल है, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन होगी फर्स्ट पोजीशन ऑफ C1 यूनियन फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2, यानी कि जो इसकी फर्स्ट पोजीशन होगी और जो इसकी फर्स्ट पोजीशन होगी इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख देंगे। अगर ये नलेबल कोई नहीं है C1, तो जो फर्स्ट पोजीशन ऑफ C1 है उसको हम इसी की फर्स्ट पोजीशन डिक्लेयर कर देंगे ऊपर वाले नोड की। अगर हमारा नोड स्टेरिक वाला है, फॉर एग्जांपल ये नोड, अब इसकी बात हो रही है, तो इसका नलेबल ट्रू होगा। हमने भी इसका नलेबल ऑलरेडी डिक्लेयर किया कि ये नलेबल है, और जो इसकी फर्स्ट पोजीशन होगी वो C1 की फर्स्ट पोजीशन होगी, यानी कि जो इसकी फर्स्ट पोजीशन होगी वो जो ए की फर्स्ट पोजीशन होगी विच इज इन आवर केस 1, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं इन रिमार्क्स को, तो इसकी जो फर्स्ट पोजीशन होगी जिसको हम यहां लिखेंगे दैट इज आल्सो 1, और इसकी फर्स्ट पोजीशन भी 3 होगी, और इसकी लास्ट पोजीशन हम राइट साइड पे लिखते हैं उस नोड के, ये अपना वो 3 ही होगी, दोनों सेम है। The rules for last positions are essentially the same as for first positions. इन तमाम इस केस में और इस केस में लास्ट पोजीशंस वही होंगी जो फर्स्ट पोजीशंस हैं, मींस कि इसी तरह कैलकुलेट होंगी। लास्ट पोजीशन C1 यूनियन लास्ट पोजीशन C2 सेम लास्ट पोजीशन, ये वो सारा। लेकिन कॉन्कैटिनेशन के केस में हमारे जो चाइल्ड्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, ये तो सेम रहेंगे क्योंकि ये एंडिंग हो रही है दोनों का ट्रू। इसमें इफ नलेबल C2 इन केस ऑफ, तो ये भी C2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, मतलब सिर्फ उनके चाइल्ड्स को आपस में रिप्लेस कर देना। अब हम इन चीजों को, अब इन डेफिनेशंस को अप्लाई करके देखते हैं। अपनी जो हम एक स्ट्रिंग यूज करते आ रहे थे स्टार्ट से, विच इज दो रेगुलर एक्सप्रेशन था हमारा A B B, इसके ऊपर अब हम इन तमाम को चेक करके देखते हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे इससे, इसका नलेबल फॉल्स है, इसका नलेबल फॉल्स है, इसका भी नलेबल फॉल्स है, इस केस में नलेबल ट्रू है, इस केस में भी नलेबल फॉल्स है। चूंकि इस केस में नलेबल फॉल्स इसलिए कि हम दोनों का नलेबल फॉल्स होना लाजमी। इसमें नलेबल जो ट्रू है, जो फॉल्स है उसको हम क्रॉस लगा देते हैं सिर्फ समझने के लिए। नलेबल फॉल्स, नलेबल फॉल्स, नलेबल फॉल्स, नलेबल ट्रू, नलेबल ट्रू, नलेबल फॉल्स, इसमें सॉरी नलेबल फॉल्स है थोड़ा सा, नलेबल फॉल्स, तो ओवरऑल नलेबल फॉल्स, नलेबल फॉल्स, तो इसका भी नलेबल फॉल्स। तो एंड तक जो नलेबल है वो फॉल्स रहेगा, सिर्फ इस स्टैरिक का नलेबल ट्रू होगा। तो यही चीजें हमने यहाँ पे डिसाइड की। नन ऑफ द लीव्स आर नलेबल बिकॉज दे ईच कॉरस्पॉन्ड टू नॉन नल ऑपरेंट्स। तो जितने लीव्स हैं हमने देखे वो सारे नॉन नलेबल हैं,
देन जो ओरिंग नोड था हमारे पास वो भी नॉट नॉलेबल है बिकॉज आइदर ऑफ इट्स चिल्ड्रन, इसका कोई भी चिल्ड्रन नॉलेबल नहीं है। स्टार नोड जो है दैट इज नॉलेबल ओनली, इसी को हमने नॉलेबल कहा है। देन concatenate nodes having at least one non nullable child is not nullable। तो हमने देखा सारे इनमें सब में एक एक nullable child है, तो हम इसको nullable डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब हम कंप्यूट करेंगे लास्ट पोजीशन ऑफ फर्स्ट कैट नोड के, जो हमारा फर्स्ट कंकैटिनेशन नोड है विच इज एग्जैक्टली दिस, इसकी हम लास्ट पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। रूल को हमने यहाँ पे कॉपी करके लिख लिया कि एग्जैक्टली जो रूल हमने इस पे यूज करना था वही रूल है जो टेबल के अंदर लिखा हुआ था। इस रूल के मुताबिक इफ नॉलेबल C2, अगर C2 जो है ये C2 है इसका, अगर C2 जो है वो नॉलेबल है तो ये हमने देखा था कि इट इज नॉट नॉलेबल, तो ये नॉलेबल नहीं है, मींस कि हम इसमें नहीं जाएंगे, एल्स में चले जाएंगे। एल्स में जो इसका लास्ट पोजीशन होगी, एल्स लास्ट पोजीशन इज C2, तो जो लास्ट पोजीशन होगी वो C2 की फर्स्ट पोजीशन इसकी लास्ट पोजीशन होगी। तो C2 की ये फर्स्ट पोजीशन है, तो इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है दैट इज 3, तो यही इसकी लास्ट पोजीशन हो जाएगी। ये हमने लास्ट पोजीशन का रूल कैलकुलेट किया जिसमें हमने C2 और C1 चाइल्ड्स को जो ओरिजिनल फॉलो पोजीशन के थे, फर्स्ट पोजीशन के थे, उनको हमने स्वैप किया अकॉर्डिंग टू आवर दिस रिक्वायरमेंट। तो यहां पे हमने ये चीज कैलकुलेट कर ली है कि एग्जैक्टली क्या इसमें प्रॉब्लम थी। एक दफा उसको दोबारा देख लें। अब हम इस तरह कहते हैं समझने के लिए, इस नोड की लास्ट पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं इस नोड की। यहां तक हमारी कैलकुलेशंस हो चुकी हैं। नॉलेबल हम देख चुके हैं कि भी इनमें से कोई भी नॉलेबल नहीं है सिवाय इस स्टैरिक के। तो अब हम इसकी फर्स्ट पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पोजीशन का जो हमारे पास रूल था कॉन्कैटिनेट नोड के लिए कि अगर नॉलेबल C1 है, इफ नॉलेबल C1, इसको हम यहीं पर रिवर्स कर लेंगे। इफ नॉलेबल C1 नॉलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2, फर्स्ट पोजीशन ऑफ C1, यहां पे हमने इसको, वो फर्स्ट पोजीशन है C1 की 1 2 3 यूनियन फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2। C2 की जो फर्स्ट पोजीशन है, क्योंकि ये सिंगल है, इसकी फर्स्ट भी यही होगी और लास्ट भी यही होगी, तो यूनियन फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2 इज, इसका इंडेक्स नंबर चूंकि 4 है, इनके इंडेक्स लिख लें 1 2 3 4, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका इंडेक्स 5 है, इसका इंडेक्स 6 है। तो 1 2 3 और यूनियन फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2, तो इसका फर्स्ट पोजीशन 4 है, तो इसकी भी 4। तो यहां पे आके जो हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट पोजीशन इसकी ऑफ दिस नोड इज 1 2 3 एंड 4, यहां पे ही 4 आएगा। अब हम देखते हैं कि इस नोड की लास्ट पोजीशन क्या है, वो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। इफ नॉलेबल C2, अगर C2 नॉलेबल है नहीं, C2 नॉलेबल नहीं है, तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2 की फर्स्ट पोजीशन क्या है 1 2 3, C2 की फर्स्ट पोजीशन है 4, यूनियन फर्स्ट पोजीशन ऑफ C1 की, तो सेम इसकी लास्ट पोजीशंस हो सकती हैं। इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली उनको कैसे, इसमें मुझे लगता है कि रूल ना होने की वजह से हमने थोड़ा किया। तो यहां पे हम उनको अगर चेक करें तो दीज आर 1 2 3 और 4 जो एग्जैक्टली हमने पहले कैलकुलेट की थी, दैट वाज ट्रू कि ये 4 इधर ही आएगा और इसकी फर्स्ट पोजीशन 1 2 3 ही होगी, फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2, इसमें यही लगना था। इसको हम दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ी सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। रूल हम ये लास्ट पोजीशन का, फर्स्ट पोजीशन का भी रूल यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर रहा था इसको। इफ नॉलेबल C1 फर्स्ट ऑफ C1 यूनियन फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2 एल्स
फर्स्ट पोजीशन ऑफ C1। ये फर्स्ट पोजीशन कैलकुलेट करने का रूल है जो कि पीछे लिखा और ये लास्ट पोजीशन का। अब हमने इसकी जो लास्ट पोजीशन कैलकुलेट की थी दैट इज 3। अब हमने इसकी फर्स्ट और लास्ट कैलकुलेट करनी यहाँ पे, जो हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन चेक की है उसके अंदर। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज फार्मूलाज। अब मैंने इसकी फर्स्ट पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो मैं चेक करूंगा इफ नलेबल C1 ये है और C2 ये है। इसको भी पहले कैलकुलेट कर लें, फर्स्ट और लास्ट 4 एंड इट्स 4। इफ नलेबल C1 फॉल्स, नहीं नलेबल नहीं है, हम एल्स पार्ट में चले जाएंगे। एल्स कहता है कि इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है वो एग्जैक्टली वही होगी जो फर्स्ट पोजीशन C1 की है। तो C1 की फर्स्ट पोजीशन है 1 2 3, तो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन होगी। अब हमने इसकी लास्ट पोजीशन कैलकुलेट करनी है। लास्ट पोजीशन के लिए ये रूल, इफ नलेबल C2 नलेबल है फॉल्स, C2 नलेबल नहीं है, एल्स में चले जाएंगे। एल्स कहता है फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2 इसकी लास्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2 इज 4। तो अब हम जब यहां पे चेक करेंगे तो वही एग्जैक्टली 1 2 3 और 4 जो हमने कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सिमिलरली इस नोट की और इस नोट की हमने सबकी यहाँ पे कैलकुलेट करके मेंशन कर दी कि एग्जैक्टली क्या किसकी फर्स्ट पोजीशन है और लास्ट पोजीशन है। नाउ देयर आर 2 वेज दैट अ पोजीशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी मेड टू फॉलो अनदर। अब हम जो कैलकुलेशंस करेंगे या जो मेथड देखेंगे वो फॉलो पोजीशंस को। अभी तक जो हमने कैलकुलेट किए हैं दैट आर नलेबल प्रॉपर्टी चेक की है, फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन, ये 3 चीजें हमने अभी तक कैलकुलेट की। नाउ विल मूव टुवर्ड फॉलो पोजीशंस। तो इसकी पहली कंडीशन ये है, या पहला मेथड ये है, इफ n इज अ कैट नोड, यानी कि कैट नोड के लिए विद लेफ्ट चाइल्ड C1 एंड ऑब्वियसली राइट चाइल्ड C2, यानी कि अगर इसके 2 नोड हैं जिनको कॉन्कैटिनेट कर रहा है, फर्स्ट T1 एंड सेकंड T2, देन फॉर एवरी पोजीशन I इन लास्ट ऑफ C1, यानी कि इसके लास्ट में जितनी नोड्स होंगी, जिस तरह फॉर एग्जांपल इसके लास्ट में सिर्फ 1 है तो इस केस में I ओनली 1 होगा। इन सब के लास्ट में 1, इसके लास्ट में, इस स्टैक के लास्ट में 2 हैं, लेकिन अभी हम रूल की बात कर रहे हैं कॉन्कैटिनेशन नोड की। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो लास्ट है वो सिर्फ 1 है। इनकी सब पोजीशंस के लिए, सब लास्ट पोजीशंस के लिए जो इसके अंदर मौजूद है, ऑल पोजीशंस इन फर्स्ट ऑफ C1 आर इन फॉलो पोजीशंस ऑफ I, यानी कि उसके एक के लिए जितने, इसको हम चेक करते हैं एग्जांपल की मदद से। सेकंड केस में अगर n स्टार नोड है देन I इज अ पोजीशन इन लास्ट पोजीशन एंड देन ऑल पोजीशंस इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ n आर इन फॉलो पोजीशंस ऑफ I। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है बट इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट कैस्ट नोड, अब हम फॉलो पोजीशन कैलकुलेट करना जा रहे हैं इस पोजीशन के लिए, यानी कि फर्स्ट कैट नोड के लिए जो अपीयर होता है अगर हम बॉटम अप पार्सिंग कर रहे हैं उस ट्री की। इस केस में हमारे पास फर्स्ट पोजीशंस और लास्ट पोजीशंस ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसको हम रिकैलकुलेट नहीं करेंगे, वो हमने इसलिए यहां पे ऑलरेडी लिख दी है। सेकंड, फर्स्ट पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए लास्ट जो कॉन्कैटिनेशन नोड है उसकी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है। हम इस डेफिनेशन को पहले डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तब उनको चेक करेंगे। लास्ट, इसमें सबसे पहली चीज उसने कहा कि जी फॉर एवरी पोजीशन I इन लास्ट पोजीशन ऑफ CI। पहले इस पार्ट को देख लेते, एवरी पोजीशन I इन लास्ट पोजीशन ऑफ C1, यानी कि C1 की, ये C1 है एंड दिस इज C2। एवरी पोजीशन इन लास्ट ऑफ C1, उसमें ये 2 पोजीशंस हैं, तो हमने लास्ट ऑफ C1 की देखा, उसमें हमारे पास ये 1 और 2 आया विच इज I। ये चीज यहां तक हमने कैलकुलेट कर ली। ऑल पोजीशंस इन फर्स्ट ऑफ C2, यानी कि C2 की जितनी फर्स्ट पोजीशंस हैं आर इन फॉलो पोजीशंस ऑफ I, यानी कि अगर हम इसको नोड वाइज लिख लें 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल हमारे पास इतने ही नोड है 1 2 3 4 5 6।
अगर अब इनको नोड वाइज हम लिख लें तो, और आई हमारे पास आ गया 2, 1 एंड 2, यानी कि हम अब हमने जो कैलकुलेशन करनी है इसमें वो सिर्फ इन 2 के लिए करनी है, क्योंकि हमारे पास आई पहले 1 होगा 2। अब फॉलो पोजीशंस किनको हमने डिक्लेयर करना है, ऑल पोजीशंस इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2। अब फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2 ओनली 3 है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2। तो ये जितनी पोजीशन इसमें होंगी उन सब के सामने हम इसको मेंशन कर देंगे, 3 एंड 3 हमने इसकी फॉलो पोजीशन में लिख दिया। तो दिस इज आवर रूल 1। अब हम इसकी फॉलो पोजीशंस कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम इसकी फॉलो पोजीशंस कैलकुलेट करेंगे विद दिस सिमिलर डेफिनेशन, ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। और इस केस में हमारे पास ये C1 है और ये C2 है, तो आई हमारे पास क्या होगा, लास्ट पोजीशंस इन C1। C1 की, लेट मी चेक अगेन, लास्ट पोजीशंस ऑफ C1 की जो लास्ट पोजीशन है दैट इज 3। इस केस में हमारे पास आई सिर्फ 3 होगा। 3 में हमने क्या रख देनी है, फर्स्ट पोजीशंस ऑफ C2। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2 इज ओनली 4, तो वो हमारे पास 4 होगा। तो जो टेबल होगा हमारा, जिसमें हम ऑलरेडी इम्बेड कर रहे हैं 3, 4, 5 एंड 6, 1 के लिए हमने लास्ट में रखा था 3, और इसमें भी हमने 3 रखा था 2 के लिए फॉलो पोजीशन में। दीज आर फॉलो पोजीशंस, दीज आर नोड्स। तो अब हमारे पास आई 3 है, तो हमने इसकी फॉलो पोजीशन में 4 को लिख देना है। सिमिलरली अगर हम इस नोड की बात करें, इसके फॉलो पोजीशन कैलकुलेट करना शुरू करें, तो इसकी लास्ट 4 है, इसके 4 में इसकी जितनी पोजीशंस हैं जो फर्स्ट हैं वो सारी मेंशन कर दी, वो सिर्फ 5 है, तो इस केस में 5 आ जाएगा। एंड सिमिलरली 5 के केस में 6 आ जाएगा, और 6 के केस में हमारे पास क्या आएगा, 5, क्योंकि इस केस में हमारे पास कोई आगे इससे, जो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसे ऊपर वाले नोड पे जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास से ऊपर कोई नोड नहीं, दैट इज आवर रूट नोड। तो रूट नोड का जो फॉलो पोजीशन होगी वो एम्प्टी सेट होगा। So, इसी जिस तरह हमने चेक किया, तो हमारे पास तमाम की तमाम फॉलो पोजीशंस जो कॉन्कैटिनेशन के ऑपरेटर्स की थी, जो कि ये 4 ऑपरेटर थे, उनके जितने फॉलो पोजीशन हमने कैलकुलेट की, उसका ये हमारे पास टेबल बन गया, क्योंकि हमने इसको 3, 3, 4, 5, 6 एंड 5। अब हम जो रूल अप्लाई करेंगे दैट इज स्टार नोड, यानी कि जो स्टार नोड्स हैं उनके लिए उनकी फॉलो पोजीशंस को कैसे कैलकुलेट करना है, अब हम वो रूल अप्लाई करेंगे। सो फॉलो अप फॉर स्टार नोड n का जो रूल है हमारे पास, वो क्या कहता है, पहले हम रूल को देख लें। रूल कहता है i इज अ पोजीशन इन लास्ट पोजीशन ऑफ n। पहले सिर्फ इसकी बात करेंगे, i हमारे पास क्या है। इस केस में हमारे पास स्टार नोड एक ही है, तो i इस केस में हमारे पास होगा 1 and 2 विच इज लास्ट पोजीशन ऑफ लास्ट पोजीशन इन n, यानी कि इसकी अपनी लास्ट पोजीशन में जो n होगा दैट इज आवर, इसकी अपनी लास्ट पोजीशन में जो n है, n की लास्ट पोजीशन में जो नोड्स हैं दैट आर 1 and 2। तो हमारे पास जो i है वो इस कंडीशन के नतीजे में 1 and 2 आ गया। अब इस 1 and 2 को क्या करना है हमने, देन ऑल पोजीशंस इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ n आर इन फॉलो पोजीशंस ऑफ i। तो जो फर्स्ट पोजीशन, इसी की जो फर्स्ट पोजीशंस होंगी, इसकी फर्स्ट पोजीशंस क्या है 1 and 2, वो i में रख देंगे, यानी कि हम फिर नोड्स हमारे पास 1 और 2 आ गए, बिकॉज ये 1, 2 से इनकी फर्स्ट पोजीशन 1, 2 है, उसको अब हमने इस सेट के अंदर 1, 2 को भी इमर्ज कर दिया। तो ये हमारा फाइनल फॉलो पोजीशंस कैलकुलेट हुई इस ट्री के लिए, विच इज फॉर एस हैश। इसके लिए, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए जो हमारे पास अभी कैलकुलेट हुई हैं फॉलो पोजीशंस, वो ये बनती हैं। 1 के लिए 1, 2, 3, 2 की फॉलो पोजीशन है 1, 2, 3, 3 की फॉलो पोजीशन 4, 4 की फॉलो पोजीशन 5, 5 की फॉलो पोजीशन 6 और 6 की फॉलो पोजीशन एम्प्टी सेट।
Follow positions can be represented by creating a directed graph with a node for each position and an arc from position I to position J if and only if J is in follow position of I. यानी कि इन पोजीशंस को हम बेसिकली एक ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हम डायरेक्टेड ग्राफ इसको कहेंगे। तो इसको हम चेक करते हैं कि हम इसको ग्राफ में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं इस टेबल की मदद से। दिस इज आवर फर्स्ट नोड। अब हमने देखना है कि फर्स्ट नोड से हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजिशन जा रही हैं। फर्स्ट के लिए जा रही है, टू के लिए एंड थर्ड के लिए। तो इट इज आवर सेकंड नोड। फर्स्ट से एक जा रही है हमारे पास फर्स्ट के लिए, और एक जा रही है हमारे पास टू के लिए, और एक जा रही है हमारे पास थ्री के लिए। तो ये तीन हमने इसमें डाल दी। देन सेकंड से सेम 1 2 3, यानी कि सेकंड से हमारे पास 1 के लिए जा रही है, 2 के लिए जा रही है सेम, और एक 3 के लिए भी जा रही है। देन हमारे पास 3 से सिर्फ 4 पे जा रही है, तो एक नया नोड 4, एंड देन 4 से 5 पे जा रही है, एंड देन 5 से 6 पे जा रही है, और 6 से चूंकि कहीं नहीं जा रही इसलिए हम कोई नया नोड नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा एक ट्रांजिशन ग्राफ बन जाएगा इस ट्रांजिशन टेबल की मदद से, जो कुछ इस किस्म का होगा कि 1 से 1 पे, 2 पे, 3 पे, 2 से 1 पे, 2 खुद पे, 3 पे, 3 से 4 5 एंड 6, जो कि हमारा ये ग्राफ होगा। और इस ग्राफ को हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। So next, so now we'll see algorithm जो RE को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है DFA के अंदर। इसके जो प्रीरेक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। उसमें एक चीज होगी, वो आपकी असाइनमेंट है कि आपने उसका खुद कैलकुलेट करना है, क्योंकि उस चीज को हम पास्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मल स्टार्ट। लेट्स हैव फॉर्मल स्टार्ट ऑफ दिस। इनपुट हमारी इस केस में क्या होगी? रेगुलर एक्सप्रेशन। क्योंकि हम RE को DFA में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनपुट ऑब्वियसली हम RE देंगे। आउटपुट हमारे पास ऑब्वियसली DFA आएगा, जो कि सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो उस RE की होगी। कमिंग टुवर्ड्स मेथड, फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ सिंटैक्स ट्री फ्रॉम द ऑगमेंटेड रेगुलर एक्सप्रेशन हैश। ऑगमेंटेड रेगुलर एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जिसके एंड पे हैश टैग आ रहा हो, और वो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हो ग्रामर। कंप्यूट नलेबल फर्स्ट पोजीशंस, लास्ट पोजीशंस एंड फॉलोअप्स फॉर टी। यानी कि उस ट्री की ये तमाम चीजें जो अभी हम पीछे लेक्चर में कैलकुलेट करना सीख गए हैं, ये तमाम की तमाम चीजें उसकी कैलकुलेट करनी। देन कंस्ट्रक्ट्स डी स्टेट्स, दिस सेट ऑफ स्टेट्स DFA D, जिसका नाम हमने डी स्टेट्स रखा है, एंड डी ट्रॉन के। इनमें दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, डी स्टेट्स एंड डी ट्रॉन। और डी ट्रान की जो कैलकुलेशन है वो एक प्रोसीजर की मदद से होगी, जो कि ट्रांजिशन फंक्शन है उसकी मदद से। डी ट्रान की कैलकुलेशन जो है ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद सॉर्ट आउट करना है बुक की मदद से, जैसे आप कर सकते हैं कि आपने डी ट्रान कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन एक हिंट है कि डी ट्रांजिशन हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। अगर हम एक देखें कन्वर्जन, तो उसके अंदर हमने डी ट्रान कैलकुलेट किए थे। ये भी सिमिलर ही मेथड है इसका, लेकिन चेक इसको आपने खुद करना है कि हमने डी ट्रान को कैसे कैलकुलेट करना है। द स्टेट्स ऑफ डी आर सेट ऑफ पोजीशंस इन टी। तो जो स्टेट्स उससे ड्राइव होंगी, जितनी स्टेट्स डी ट्रान से, वो सेट ऑफ पोजीशंस होंगी टी के लिए। इनिशियली each state is unmarked and the state becomes marked just before we consider its out transition। तो इसके बाद बहुत सिंपल है कि जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे इसमें जिसमें से आउट ट्रांजिशन जा रहे हो उसका मार्क कर देंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। द स्टार्ट स्टेट ऑफ डी इज फर्स्ट पोजीशन। अब यहाँ पे हमें पता ये होना चाहिए कि जी हमने इसको स्टार्ट करना कहाँ से है। तो जो स्टार्ट स्टेट होगी जो डी की, क्योंकि हम सबसे पहले डी स्टेट जो है उसको कहां से दरियाफ्त करेंगे, उसको हम खुद डिफाइन करेंगे कि स्टार्ट कहां से लेना है। जो फर्स्ट पोजीशन ऑफ एन नोड का होगा, एन नोड क्या है? जो रूट नोड होगा। सो ऑब्वियसली वेयर एन नोड इज द रूट ऑफ टी, एक्सेप्टिंग स्टेट्स आर दोज कंटेनिंग द पोजीशंस ऑफ द एंड मार्कर सिंबल। ये इसमें लास्ट चीज है। तो बेसिकली इसमें
तीन चीजें हैं, डी स्टेट्स कैलकुलेट करना, डी ट्रॉन कैलकुलेट करना, फिर मार्क करना कि जिनसे आउट ट्रांजिशन जा रही हैं, देन स्टार्ट स्टेट है जो हम फर्स्ट पोजीशंस लेंगे एंड नोट की, एंड देन एक्सेप्टिंग स्टेट वो होगी जो कि हैशटैग पे खत्म हो रही है। पुटिंग टुगेदर ऑल प्रीवियस स्टेट्स, दिस इज आवर सेम रेगुलर एक्सप्रेशन जिसको हम पिछली तमाम एग्जांपल में यूज करते आ रहे हैं। ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन को फिर हमने पिक किया इस कन्वर्जन के लिए। अब चूंकि फर्स्ट लाइन में हमने किया था कि हमें एक ऑगमेंटेड रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए फॉर ट्री, ये चूंकि हैशटैग से एंड हो रहा है ये ऑगमेंटेड है। देन हमने सेकंड स्टेप में हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इसका नलेबल, फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशंस और फॉलो पोजीशंस कैलकुलेट करें, वो हम ऑलरेडी सीख कर चुके हैं। तो ऑगमेंटेड सिंटैक्स ट्री ये है इसका, क्योंकि ये हैशटैग से एंड हो रहा है। नलेबल इज ट्रू ओनली फॉर स्टार नोड, ये भी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि इसका नलेबल सिर्फ और सिर्फ स्टार नोड के लिए ट्रू था, इस नोड के लिए। फर्स्ट पोजीशंस एंड लास्ट पोजीशंस आर शोड इन ट्रीज, तो ये सारी हर नोड की फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन के साथ मेंशन है, इसको भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। फॉलो पोजीशंस को भी एट दी लास्ट हमने इसको कैलकुलेट किया कि ये किस तरह हमने निकालनी है, उसको भी देख चुके हैं। और ये इसकी फॉलो पोजीशन, तो ये इसकी टोटल समरी है जो इनपुट्स की हैं इसकी, जो हमने इसको प्रोवाइड करना है। स्टार्ट स्टेट जिस तरह हमने मेथड के अंदर देखा कि वो हमारे पास होगी फर्स्ट पोजीशन ऑफ रूट नोड। तो रूट नोड हमारे पास है ये, दिस रोड इज द रूट नोड, इसकी फर्स्ट पोजीशन हमारे पास 1 2 3, तो वो हमने यहाँ इसको मेंशन कर दिया और इसको नेम दे दिया, इस सेट को ए का नाम रखा हमने, इस सेट का ए नाम रख दिया। अब हमें इस सेट के लिए डी ट्रांजिशंस कैलकुलेट करनी होंगी फॉर ए एंड फॉर बी, यानी कि जितने इनपुट अल्फाबेट्स हैं, यहां से आपको एक दफा और हिंट मिलेगा कि जितने इनपुट अल्फाबेट्स हैं उसके लिए हमने जो ए ट्रांजिशन है, जो डी ट्रान है, वो कैलकुलेट करना है। और सिमिलरली चूंकि हमारे पास दो है तो इसमें हमें एक दफा ए के लिए करना है और सेकेंड टाइम बी के लिए। देन अमंग द पोजिशन ऑफ ए के लिए हमने ये चेक किया कि 1 and 3 corresponds टू ए, कि 1 और 3 जो है वो ए के लिए क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, while 2 corresponds टू बी, कि जो ये आपको तब क्लियर होगा पॉइंट जब आप उसकी डी ट्रेन खुद कैलकुलेट करके एग्जांपल में फिट करेंगे, ए के लिए क्या डी ट्रेन आ रही हैं और बी के लिए क्या, तब आपको पता लग जाएगा 1 and 3 corresponds टू ए एंड 2 corresponds टू बी, कि जो इस सेट के जो तीन नोड्स हैं इन दिनों में जो 1 और 3 है वो ए के लिए क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, जो 2 है वो बी के लिए क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। डी ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद डी ट्रॉन क्या होगा, फॉलो पोजीशन ऑफ 1 यूनियन फॉलो पोजीशन ऑफ 3। अब डी ट्रॉन ऑफ ए क्या है, फॉलो पोजीशन ऑफ 1 और फॉलो पोजीशन ऑफ 3। तो फॉलो पोजीशन ऑफ 1 को हम यहां से ले लेंगे एंड फॉलो पोजीशन ऑफ 3 को हम यहां से ले लेंगे, तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 4। सिमिलरली डी ट्रॉन जो है वो फॉलो पोजीशन ऑफ 2 है और उनको हम 1 2 3 जो है ले लेंगे। 1 2 3 स्टेट इज सिमिलर टू ए, कि ये ऑलरेडी जो स्टेट है हमारे पास पहले है, क्योंकि हम रिपीट नहीं करेंगे तो ये सेम स्टेट है, इसलिए हमने इस स्टेट को नेम दे देंगे बी का। सो बी इज अ न्यू स्टेट दैट वी एड इन डी स्टेट्स। तो डी स्टेट्स के अंदर अब मेरे पास दो चीजें हो गई हैं, ए एंड बी। नेक्स्ट अभी मैंने कैलकुलेट करनी है। सो इसी तरह जिस तरह अब हमने डी ट्रेन कैलकुलेट किया, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डी ट्रेन बी फॉर ए एंड डी ट्रेन बी फॉर बी। मेथड सेम है जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कपल ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स बैक, वही मेथड इस पे अप्लाई करना है। तो आपके पास ये तीनों स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे कि उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या था। तो उसमें हमने चेक करना है कि इनमें से इन बी में से कौन से इस सेट में से कौन से क्रॉसपॉन्ड्स कर रहे हैं ए के साथ और कौन से क्रॉसपॉन्ड्स कर रहे हैं बी के साथ।
तो जो जिसके साथ क्रॉसपॉन्ड कर रहा होगा वो आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है। एंड इसी तरह हमने ए के लिए फिर उस जो जिसके साथ क्रॉसपॉन्ड कर रहा होगा उसके अंदर हमने जो फॉलो पोजीशन है उसी तरह मर्ज करनी है और उसको हमने इस सेट के साथ नया जो है आगे यहाँ पे सी सेट बना देना। अगर रिपीट हो रहा होगा तो फिर नहीं, फिर हम आगे इस तरह चलते चलते एट द एंड तक। सो अभी हमने देखा कि जो पहला सेट था वो हमारे पास 1 2 3 और B 1 2 3 4, तो जो हमारे पास डी सेट होगा दैट इज A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 2 3 5 1 2 3 4, C इज इक्वल टू 1 2 3 5 and D is equal to 1 2 3 and 6। तो ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो ये होगा। और जिस तरह हमने इस में डिसाइड किया कि 1 and 3 क्रॉसपॉन्ड A और जो 2 है वो क्रॉसपॉन्ड B का है, तो 1 उसको हमने A डाल दिया। अब हमने A से ट्रांजिशन जो गई हमारी A के लिए वो गई 1 2 3 4 के लिए, दैट इज B सेट, यानी कि ये बेसिकली A था, ये B है। तो A से अगर हम इनको थोड़ा सा ट्रांजिशन बना लें A B, तो इनपुट A पे A के लिए A पे हम किस पे जा रहे हैं, B पे। और इसको थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ पे इसका ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जैक्टली क्या चीज थी। दिस इज इनपुट अल्फाबेट A एंड इनपुट अल्फाबेट B, ये स्टेट्स हैं। A से A के लिए हम जा रहे हैं B के पास, देन A से B के लिए हम जा रहे हैं वापस A पे, देन B से A के लिए हम जा रहे हैं वापस B पे, और B से B के लिए हमारे पास कोई जो है वो नहीं है। C से A के लिए हम जा रहे हैं B के पास, और C से B के लिए हम जा रहे हैं D के पास, और D से B के लिए हम जा रहे हैं वापस A पे, और D से ये B के लिए A पे जा रहे हैं और A से वो जा रहा है वापस B के पास। तो ये हमारे पास एक B से A के लिए हमारे पास वापस B पे, और B के लिए वो जा रहा है C के पास। तो ये इसका बेसिक एक ट्रांजिशन टेबल है। तो अगर हम इसको अब थोड़ा सा करें तो ये हमारे पास वो बन जाएगा कि कौन किसके पास जा रहा है। इसको हम 0 1 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट दिस इज आवर ट्रांजिशन टेबल फॉर दिस DFA। और इस DFA को हमने डायरेक्टली आई की मदद से किया। इसमें एक चीज है कि डी ट्रान आपने इसमें खुद कैलकुलेट करनी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस एंड हैव फन।